सेकंड हाउस फैमिली, 7th हाउस पार्टनर, 11th हाउस गेन, फैमिली में एक नए पार्टनर का गेन, 2 7 11, ये शादी का कॉम्बिनेशन है। सिर्फ नेगेटिविटी बोल देने से ही अगर आपको हील करें और फिर भी नहीं आ रहा है रिजल्ट, नेगेटिविटी करते रहे हर समय और कह रहे हैं हीलिंग कर दी, अब आपको पॉजिटिव ऊर्जा दे दी, लेकिन वो इंसान एक ट्रॉमा लेके बैठा है दिमाग में। वहाँ कुंडली दिखाओगे जो सिर्फ लग्न चार्ट देख के ऊपर से देखा कि अच्छा आपके 7वें घर में केतु, तो आपकी तो वाइफ से नहीं जमेगी, ये गलत है। नागेश जी, आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे वर्क करते हैं जी। आपका एक जॉनर है। मुझे भी ये खैर नहीं पता कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या होती है और मेरे व्यूअर्स को भी आई एम श्योर बहुत से लोगों को नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले तो बताइए कि ये होता क्या है और इसको हम कैसे लाइफ में कैलकुलेट करते हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग तरीके के विभाजन है। जैसे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी नॉर्मली चलती है थंब प्रिंट पे, साउथ से चल के आई थी वो। और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो हम करते हैं वो होती है कुंडली पे, जब हम कुंडली के डेप्थ में उसके नक्षत्र और उप नक्षत्र तक जाते हैं। एज केपी एस्ट्रोलॉजी भी इसी तरीके से काम करती है, केपी बहुत से लोग जानते होंगे। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हम क्या करते हैं, हमने चार्ट बनाया लग्न कुंडली, वहाँ पे हमने सब ग्रहों को देखा, कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठा है, किस ग्रह पे दृष्टि है। इसके बाद नाड़ी में हम उसके डेप्थ में पहुँचते हैं। कुछ डिग्रीज भी यहाँ पे एडिट होती है, हम यहाँ पे निर्याणा भाव चलित को इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे जाके कुछ प्लैनेट्स की डिग्री बदल जाती है, तो उनके कॉम्बिनेशन चेंज होते हैं। कॉम्बिनेशन कैसे, एक प्लैनेट कुंडली में किस घर में बैठा और उसकी राशियाँ किस घर में है। फिर हम जाते हैं उस प्लैनेट का नक्षत्र का स्वामी कौन है। अच्छा। वो नक्षत्र का स्वामी जो प्लैनेट है वो कहाँ है, उसकी राशि कहाँ है, फिर उप नक्षत्र कहाँ पर है। एक प्लैनेट से प्रिडिक्शन हम कभी नहीं करते, प्लैनेट का नक्षत्र और उपनक्षत्र उनकी भी अपनी ऊर्जा है, वो जिस हाउस से कनेक्टेड हैं, जिस जिस हाउस में वो बैठे हैं वहाँ के भी रिजल्ट वो लेके आएंगे। तो ये पूरा प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन रेडी होता है, तब हम डिसाइड करते हैं कि ये प्लैनेट आपको लाइफ में क्या इवेंट देने वाला है। इसको प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं कि प्रिडिक्शन यहाँ से आ रही है कि यही होगा। ओके, तो ये पूरी 100% एक्यूरेट होता है ये। जी, मैं तो कई सालों से नाड़ी पे ही काम कर रहा हूँ। वैदिक करा, वैदिक के बाद फिर एक स्टेप अहेड मुझे बढ़ना था, तो मैंने नाड़ी ज्योतिष को चुना। यहाँ मुझे रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। और आप वैदिक में भी होना, और अगर एस्ट्रोलॉजर नक्षत्र को भी देख रहा है, उप नक्षत्र पे जा रहा है, नक्षत्र का स्वामी किस पद में था, डिग्री वाइज अगर काम कर रहे हैं, तो वही तरीका होता है कि आप डेप्थ में एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो। सिंपली बहुत डिटेल में जाना पड़ता है, तो बहुत डिटेल में पढ़ना भी होगा। और अगर आपको अपने भविष्य की चिंता है तो आप जो डिटेल में जाए उसी के पास कुंडली दिखाओगे ना। आप क्यों वहां कुंडली दिखाओगे जो सिर्फ लग्न चार्ट देख के ऊपर से देखा कि अच्छा आपके 7वें घर में केतु, तो आपकी तो वाइफ से नहीं जमेगी, ये गलत है। मेरे पास दुनिया भर के एग्जाम्पल है, दुनिया भर के मेरे क्लाइंट्स हैं जिनका लग्न में केतु है या 7वें घर में केतु, लग्न में राहु है, अच्छी खासी शादियां चल रही हैं। वहाँ प्रिडिक्शन बदल गई, क्योंकि जब हम उनके नक्षत्र और उपनक्षत्र पे गए, उनके हाउसेस देखे, तो वहाँ पे शादी का घर, परिवार का घर और प्रेम का घर वो उसमें कॉम्बिनेशन में मिल गया हमें। दूसरा घर, 5वां घर एक्टिव है, तो उनकी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपकी मैरिड लाइफ में ही यूजफुल होती है या आप इसे लाइफ के अलग पार्ट्स में भी कर सकते हैं? ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है मैरिड लाइफ का। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से ही हम सब कुछ देखते हैं आपके लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, करियर, हेल्थ, फाइनेंस, मैरिज, लव रिलेशनशिप, एजुकेशन और लॉन्गेविटी, कितना हम जिएंगे। ठीक है, ये एस्पेक्ट्स हैं हमारे। और प्रॉपर्टी एंड व्हीकल, हमें क्या खरीदना है, कब खरीदना है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हर एस्पेक्ट के ऊपर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में काम करते हैं, जहाँ प्रॉपर एक सिस्टम होता है कि प्लैनेट, नक्षत्र जिन हाउसेस से कनेक्टेड है, तो हर हाउस के अपने कॉम्बिनेशन होते हैं कि ये कुछ हाउस आपस में मिलेंगे तो ये इवेंट ओके करा देंगे, पर ये कुछ हाउस मिलेंगे तो उस इवेंट को रोक देंगे। जैसे सेकंड हाउस फैमिली, 7th हाउस पार्टनर, 11th हाउस गेन, फैमिली में एक नए पार्टनर का गेन, 2 7 11, ये शादी का कॉम्बिनेशन है। तो जिस प्लैनेट में ये हाउसेस एक्टिव होंगे वो प्लैनेट शादी करा रहा है। लेकिन फर्स्ट हाउस में 6th हाउस ऑपोजिट ऑफ 7, कोर्ट केस, तो डाइवोर्स के लिए फाइल होगा। और 10th हाउस वो क्या हो गया, मैं मेरा कर्म, लेकिन 11th का ऑपोजिट, 11th गेन था तो वो उसका ऑपोजिट, तो 1 6 10 क्या करता है, वो सेपरेशन कराएगा। अच्छा। तो सेपरेशन या फिर दो टाइप के हैं, आप प्रोफेशनली सेपरेटेड हो या लड़ाई झगड़े करके डाइवोर्स में जाके सेपरेट हो रही है, हमें समझना पड़ता है और डेप्थ में हम जाएंगे। अच्छा। कि प्रोफेशन की वजह से आप लोग दूर दूर रहोगे या डाइवोर्स जैसी चीज़ें हमें मिल रही हैं। फिर इसमें रेमेडी, इसमें क्या होगी, काउंसलिंग, कि अगर ऐसा नेगेटिव मैं देख भी रहा हूँ तो इसको मैनेज कैसे करें। क्योंकि देखो
प्लेनेट की ऊर्जा हमारे ब्रेन पे वर्क कर रही है, तो साइकोलॉजिकली भी हम कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करके और कुछ अपने नेचर में चेंज करके बदलाव अपने जीवन में ला सकते हैं। और वहीं पे हम मंत्र देते हैं, वहीं पे हम पूजाएं देते हैं कि अब आप आ जाओ उस पॉजिटिव फॉर्म में, एक्सेप्टेंस में, कि ये हो जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट उसका पार्ट होता है रेमेडियल पार्ट, की रेमेडीज़ भी हैं। रेमेडीज़ के साथ फिर मैं कनेक्ट करता हूँ जहाँ हीलिंग्स एंड माइंड प्रोग्रामिंग की। अगर सेपरेशन दिख रहा है तो प्रोफेशन की वजह से दिख रहा है, तो आपके माइंड को हम पहले ही ओके कर दें कि आप अपने प्रोफेशन पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो। किसी की कुंडली में अगर मुझे दिख रहा होता है कि सेपरेशन है, लेकिन अगर वाइफ घर पे और हस्बैंड जॉब पे है और वो आ रहा है, तो हस्बैंड का तो इंटरेस्ट जॉब पे ज़्यादा होगा, दोनों के में ये दिख रहा है, तो इनके झगड़े होने ही होने हैं। क्योंकि वाइफ जो घर में है तो उसको तो यही फील होगा ना कि मुझे टाइम नहीं दे रहे। तो वहाँ मैं कहता हूँ आप कुछ करो, आप फ्री क्यों बैठे हो, वर्क फ्रॉम होम करो, अपना खुद का कोई काम करो, जॉब पकड़ लो। पैसे की बात नहीं है, कम और ज़्यादा क्या मिलेगा, लेकिन आप बिजी हो जाओ। क्योंकि प्लेनेट कह रहा है कि आप दोनों के बीच में समय हम नहीं छोड़ेंगे, आप दोनों के बीच में समय का अभाव रहेगा, सेपरेशन। तो दोनों जॉब में बिजी हैं, तो समय ही नहीं है। तो वहाँ पे क्या है कि वो दुख नहीं आएगा, वो झगड़े नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं, बिजी हैं। हाँ, ये सही भी आई गेस नहीं। हाँ, तो मैं जब काउंसलिंग करता हूँ तो साइकोलॉजिकली भी आपको चीज़ें बताता हूँ कि आप कैसे बदल सकते हो, अपने स्वभाव व्यवहार में ये चीज़ें बदल लो। और रेमेडीज़ पे तो इसलिए आना है कि आप पूजा करोगे, कुछ पाठ करोगे, हवन करते हो, तो आप उन ऊर्जाओं को क्रिएट करते हो। मंत्रों से नेगेटिव ऊर्जा आने वाली प्लेनेट की कंट्रोल की जाती है। और दूसरा है आपकी माइंड प्रोग्रामिंग। आपने मंत्र जाप शुरू करा और आपने एक बिलीफ सिस्टम सेट करा कि नहीं, मेरा तो ये प्लेनेट ठीक हो जाएगा, अब मैं अच्छा कर सकता हूँ, या मैंने ये पाठ करा है और ये चीज़ें, ये कृपा मेरे साथ चल रही है, तो वहाँ पे अब आप पॉजिटिव चलने लगे। राइट। तो ये चीज़ें मतलब अभी तक हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी तक ही लिमिटेड थे कि चार्ट देख के चीज़ें पता चल जाती है, बट उसके भी डीप जाके चीज़ें सॉर्ट हाँ, और डेप्थ में जाएंगे तो नाड़ी पे चले जाते हैं। और रेमेडीज़ में आते हैं तो जैसे मैंने पहले ऊर्जाओं की बात करी है, तो जब मंत्र जाप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, एक फ्रीक्वेंसी हमने क्रिएट कर दी, तो उस प्लैनेट से आने वाली जो फ्रीक्वेंसी मेरे तरफ है, प्लैनेट भी कह सकते हैं, या हम कहते हैं हमारे आभा मंडल में 9 के 9 ग्रहों की जो ऊर्जाएं हैं, सबकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। कुंडली में जो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन पे, तो जब वो चलेगा अपने टाइम पीरियड में दशांतर दशा में, तो नेगेटिव वाइब्रेशन आएगी। हम मंत्र जाप करके उसको पॉजिटिव कर पाते हैं, या हीलिंग्स के थ्रू मैं उस वाइब्रेशन को बैलेंस कर देता हूँ। तो दोनों रेमेडी काम करेंगी। हीलिंग्स आपको मेरे को लगता है कि आपकी लाइफ के हर पार्ट में हीलिंग की बहुत जरूरत है। अगर कुछ भी ठीक, तो मैं आपसे पूछूं कि किसको हीलिंग की जरूरत है, किसको रेकी की और किसको एनएलपी की, ये क्या अलग अलग होते हैं? नहीं, ये कॉम्बिनेशन में चलते हैं। मैं तो कॉम्बिनेशन में चलाता हूँ। जैसा सामने वाले व्यक्ति का प्रॉब्लम है लाइफ में, अगर ट्रॉमा है तो वहाँ पे पहले तो उनका ऑरा हील करना ही करना है। उनके प्लैनेट्स के इश्यूज, चक्र जो ब्लॉक हैं, उनका जो प्रॉब्लम है वो मैं करूँगा। उसके बाद जो ट्रॉमा है उसको एनएलपी की, उनको हम जब थेरेपी देंगे तो वहाँ पे वो हील करेंगे। तो हीलिंग्स और एनएलपी और हमारी कुंडली, ये सब कुछ साथ में होती है। इसलिए मैं अपनी लाइफ में रिसर्च करता हुआ यहाँ तक इसीलिए पहुँचा कि एक फैक्टर पे अगर हम चलते हैं तो हम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, रूट कॉज तक नहीं पहुँच रहे हैं। ओके। सिर्फ नेगेटिविटी बोल देने से ही अगर आपको हील करें और फिर भी नहीं आ रहा है रिजल्ट, नेगेटिविटी करते रहे हर समय और कह रहे हैं हीलिंग कर दी, अब आपको पॉजिटिव ऊर्जा दे दी, लेकिन वो इंसान एक ट्रॉमा लेके बैठा है दिमाग में। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, उसको माइक पकड़ के बोलने का ही डर लगता है, वो आ ही नहीं सकता स्टेज पे, क्योंकि बचपन में कोई ऐसा घटना हो चुकी, ट्रॉमा है। तो वहाँ पे हीलिंग्स ने तो अपना काम करा, लेकिन फिर उसके माइंड में से वो ट्रॉमा भी तो निकालना है ना। तो हीलिंग करके पहले माइंड को पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करेंगे, बॉडी पे पॉजिटिव ऑरा, और जब वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड में आता है तो तुरंत वहीं पे हम उसकी थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं एनएलपी की। और बोलने का डर, घबराहट, ये प्लैनेट से भी हम जाके फिर कुंडली में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, ये सब चीजें, हाँ, कॉन्फिडेंस, कंबाइंड एफर्ट्स है हर चीज हाँ, पे कंबाइंड। जैसे बर्थ डेट में 9 नंबर अगर नेगेटिव साइड चला जाएगा तो ऐसे आदमी का कॉन्फिडेंस डाउन होगा। बहुत ज़्यादा 9 अगर किसी के पास है तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, लेकिन अगर उसके पास 1 है या 3 है तो ये नंबर आके सपोर्ट करेंगे, तो पहले वो घबराएगा। कोई भी लाइफ में उसके काम आ रहा है, प्रोजेक्ट आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो पहले एक बार को घबराएगा, डरेगा, लेकिन जब वो करने जाएगा तो कर देगा। उस समय कॉन्फिडेंस आता है देर से, क्यों? वहाँ पे 3 नंबर बैलेंस कर रहा है या 1। यहाँ जो 1 और 9 की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे 19s में जितने लोग पैदा हुए तो वहाँ 19 के 1 और 9 को नहीं काउंट होते। मुझे ऐसा लग रहा है आपने मेरा माइंड पढ़ लिया कि मैं यही सवाल पूछने वाली थी कि 19 में जो लोग पैदा हुए उसका क्या मतलब है। एक्चुअली आपके चेहरे से मुझे क्वेश्चन फील आ रहा था कि अब आ गया यहाँ पे क्वेश्चन कि 1 और 9 मैंने बोल दिया और आपके एक्सप्रेशन आ गए। सेंचुरी के लोग क्या
19 को नहीं काउंट करते एक्चुअली में। 19 कहाँ काउंट होगा, जब मुझे बर्थ डेट ऐड करके डेस्टिनी नंबर निकालना है तो 1 और 9 भी ऐड कर देंगे। लेकिन जब हम कुंडली तैयार करते हैं तो वहाँ पे 19 को नहीं लेते, क्योंकि वो यूनिवर्सल था, 100 साल के लिए सबके पास है 1 और 9 की ऊर्जा, तो वो हम वहाँ लेते ही नहीं। 1900 में से जो 19 है उसको हटा के बाकी जितने नंबर है उस पर कुंडली रेडी होती है, उस पर हम बात करते हैं। अच्छा, ईयर भी काउंट होता है? हाँ, जैसे किसी का 84 है, 94 है, वो तो आएगा ही। वो तो आएगा वहाँ पे, क्योंकि उससे अब मान लो किसी का 94 का बर्थ है तो वहाँ पे 9 और 4 का कॉम्बिनेशन बन गया। लेकिन किसी का 4 डेट का बर्थ है और 1991 है तो सॉरी 1991 नहीं लेते, यहाँ पे 1980 ले लेते हैं। 1980 है और 4 का बर्थ है तो अब 19 की वजह से 9 तो काउंट कर ही लेंगे यहाँ पे। तो ऐसा नहीं होता, 19 तो 100 ईयर्स तक सबके साथ है ना। तो 19 को छोड़ के उसके अलावा 1 और 9 कहाँ पे हैं, तो वहाँ पे हम उसको अपनी कुंडली में लिखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या कह रही है। अच्छा, तो ये मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता था, बट अच्छा आपने क्लैरिफाई कर दिया कि जो 100 साल तक लोगों क्या एक ही तरह से प्रॉब्लम में लेते रहेंगे। नाड़ी ज्योतिष अगर पूरी होती है तो वो वैदिक न्यूमरोलॉजी पे जाके पूरी होती है। नाड़ी ज्योतिष के बाद जब हम एडवांस में आते हैं तो वैदिक न्यूमरोलॉजी को ही पढ़ते हैं। और वैदिक न्यूमरोलॉजी में दशा अंतरदशा में जो नंबर्स आ रहे हैं, फिर मेरी नाड़ी ज्योतिष में मेरे प्लैनेट्स दशा अंतरदशा में आ रहे हैं, तो जो इवेंट मेरे प्लैनेट कह रहे हैं अगर वैसे ही इवेंट्स के रिलेटेड नंबर्स भी आ गए तो अब वो इवेंट होना ही होना है। क्योंकि मेरे नंबर्स भी वही चीज़ कह रहे हैं और मेरे बर्थ डेट भी। अब यहाँ पे क्या है, एस्ट्रोलॉजर अपनी बात कर रहा होता है, न्यूमरोलॉजिस्ट अपनी बात कर रहा होता है, वो कहते हैं हम बढ़िया है, हमने प्रिडिक्शन दे दी, वो कह रहा है हम बढ़िया, हमने प्रिडिक्शन दे दी। तो मैंने कहा दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, दोनों मिला के जो प्रिडिक्शन दे रहे हैं वही होती है 100%। अगर एस्ट्रोलॉजी कोई पार्ट नेगेटिव दिखा रही लेकिन न्यूमरोलॉजी में वही पार्ट लाइफ का पॉजिटिव वे में आ रहा है तो वो बैलेंस कट जाता है ईयर। अच्छा, 100% वो इवेंट तभी हो जाएगा जब आपकी बर्थ डेट के नंबर्स की कुंडली में भी सेम इवेंट आ जाए कॉम्बिनेशन में, और नाड़ी ज्योतिष की कुंडली में भी वही इवेंट आ जाए। तो पक्का फिर वो होना है। अब तो वो होना है, चाहे वो अच्छे वाला हो चाहे बुरे वाला हो, लेकिन वो होके रहेगा। ऐसे आपने कई केसेस देखे भी होंगे जहाँ प्रेडिक्शंस अपनी खुद की लाइफ पे देखता हूँ, लोगों की लाइफ में देखता हूँ, वो कहते हैं कि अब ये प्लेनेट चलेगा, मान लो बृहस्पति 16 साल चलेगा महादशा में, पैसा आएगा, वो पता चला बेचारे के 16 साल निकल गए, पैसे ही नहीं आया। ऐसे बहुत लोग हैं। नेगेटिव प्लेनेट है लेकिन वो आ गया, वो बहुत पैसा दे रहा पर वो नेगेटिव था। वहाँ पे मैं जाके देखता हूँ न्यूमरोलॉजी में भी, अगर किसी का 5 नंबर आ रहा है 5 साल के लिए, उसके बर्थ डेट में नहीं था, मतलब वो फाइनेंस लेके आ रहा है, अब महादशा में 5 आ गया, तो उसकी कुंडली में अगर कोई प्लेनेट अच्छा चल रहा है उतने टाइम पीरियड में तो वो ज़्यादा पैसे कमाएगा। लेकिन कुंडली में अगर सपोर्ट नहीं है तो वो मीडियम रेंज पे रहेगा। तो हम ऐसे डिसाइड कर पाते हैं कि आप कितना ज़्यादा कमा पाओगे। रिलेशनशिप इश्यूज होंगे तो किस लेवल पर जा सकते हैं। तो ये चीजें मतलब इंटरकनेक्टेड है, हर चीज इंटरकनेक्टेड है। हेल्थ इश्यूज भी इसी में हर ही मोडालिटीज ही मेरे को लगता है इंटरकनेक्टेड है, कि हमने कितनी ही मोडालिटी पढ़ ली है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, सब कुछ कहीं ना कहीं जाके ना इंसान को बेहतर बनाने के लिए ही है। कनेक्टेड वे में करेंगे। वास्तु पे क्यों जाते हैं, आपकी कुंडली देख ले, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आप ऐसे घर में रहो जहाँ का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर खराब हो जाए, ईशान कोण चला गया, आप पैसे कमाते रहो लेकिन वो बहते रहेंगे। आप लास्ट में पूरे साल में जब जाके फाइनेंशियल ईयर अपना फाइनेंस की रिपोर्ट देखोगे तो जीरो है, बोले बचे ही कुछ नहीं, तो कमाया क्यों था। ऐसे बहुत क्लाइंट है मेरे पास, कहते हैं सर इतना कमाता हूँ, ग्रोथ भी कर जाता हूँ जब, तो वैसे ही खर्चे बढ़ जाते हैं, लास्ट में मैं ये सोचता हूँ मैं कमाई क्यों रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं कमाऊँ भी ना। तो वहाँ वास्तु में प्रॉब्लम आती है। उनके घर में जाके देखो तो उनका नॉर्थ ईस्ट खराब मिलेगा या उनका साउथ वेस्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम मिलेगी। ओके, तो मतलब वही बात है कि सब कुछ कनेक्टेड है। हाँ। तो इस एपिसोड को हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच नागेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।